जय हिंद। आप देख रहे हैं नॉलेज की धुन पर जो ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो थर्ड एडिशन यह निकाला गया है। तो इसमें आप सभी को जो 25 सेट दिया गया है, सभी सेटों को एक बेहतरीन डिस्कशन से सीरीज चल रहा है जो 2024 से 2028 के बीच जितने एग्जाम या मेंस बिहार दरोगा का हुआ सभी क्वेश्चन को कैप्चर किया गया है। आप सभी को बतलाना चाहते हैं कि वर्तमान में सभी दरोगा परीक्षाओं की औसतन 60% पुस्तक इसी पुस्तक से क्वेश्चन आने वाला है। यह बात इस गारंटी पर कहा जा रहा है क्योंकि फुली यह सिलेबस है, सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है और उसी का बेहतरीन एक डिस्कशन भी दिया गया है जो क्वेश्चन वहीं से आने की चांस बनी रहती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। जो 1717 पोस्ट के लिए फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन तक कैप्चर किए थे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं जो पार्ट थर्ड रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी जो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की कौन सी मांग नहीं थी? जो स्त्री की शिक्षा यह थी, विधवा पुनः विवाह यह भी थी, लड़के लड़कियों का विवाह का आयु में वृद्धि नहीं है। आपका ऑप्शन सी गलत है, आपका ऑप्शन सी गलत है। लड़के एवं लड़कियों का विवाह का आयु में वृद्धि नहीं। तो आइए देखते हैं प्रार्थना समाज की मांग यह लड़के लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि का मांग नहीं था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो 1867 ईस्वी में जो डॉक्टर आत्माराम पांडुराम के द्वारा किया गया था, मुंबई में किया गया था, बम्बई, अब उसी को बम्बई कहते हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था जो 1869 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने के लिए कार्य महादेव वर्मा गोविंद रानाडे ने किए थे। प्रार्थना समाज में एकस्वरवाद का जोर और हिंदू समाज में व्यक्ति का भावना दिया गया था। व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोध का आवाज़ उठाया गया था और इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह और जाति प्रथा आदि का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का भी प्रोत्साहित किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा को प्रसार के लिए वर्ष 1854 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किए थे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? जो महादेव गोविंद रानाडे ने, जो महिलाओं की शिक्षा को देने के लिए। आइए नेक्स्ट बिंदु को कैप्चर करते हैं जो क्वेश्चन 52 देखेंगे। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौ भंडारण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा है, पारादीप बंदरगाह पर। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखेंगे। जो अमेरिका में आए एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत जो उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया गया था जो अमेरिका द्वारा। दूसरा पोत जो गुजरात के वाडीनार पोत पर जो कच्चे तेल को लेकर आया गया था। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात देश बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात देश बन गया है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयात देश है, दूसरा पर चीन है, तीसरा पर अपना भारत है प्यारा। जो समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से भारत को संपूर्ण प्रायद्वीपीय तथा तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में 13 बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। हाँ, भारत में 13 बड़ा बंदरगाह है और 139 छोटा मोटा बंदरगाह है। नेस्कंडला वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी तक स्थित है। एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कंडला बंदरगाह है,
यह गुजरात में है, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। कंडला बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है सरकार के द्वारा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 14वें राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल जो 25 जुलाई से 2017 से 25 जुलाई 2022 के बीच रहा। और 13वां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिनका कार्यकाल जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 के बीच था। वर्तमान में 15वां राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो 25 जुलाई 2022 से अभी तक शपथ ग्रहण किए हैं। शपथ ग्रहण जो 25 जुलाई 2022 को किए थे, अभी तक वहीं है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो यह संथाल जनजाति से आती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल जो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, जो 12 वर्ष है, 12 वर्ष तक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सूची 1 सूची 2 को सही सुमिलित करना है। जो सूची 1 में सिंधु स्थल दिया गया और स्थान दिया गया, स्थल को स्थान से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। जो लोथल जो गुजरात में है, लोथल गुजरात में, रोपड़ जो पंजाब में है, राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है? तो जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा एक बच्चा जो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा जो राजस्थान में। तो 3 4 2 1, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आइए देख लेते हैं। जो लोथल 1955 से 62 के बीच जो गुजरात में है। रोपड़ जो 1953 से 56 के बीच जो पंजाब में है। राखीगढ़ी की स्थापना जो खोज किया गया था 69 में हरियाणा में है। और कालीबंगा जो 1953 में राजस्थान में है। आइए, जो लोथल भोगवा नदी पर है, लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन बंदरगाह शहर है। हड़प्पाकालीन बंदरगाह शहर है जो लोथल। इसे हड़प्पाकालीन व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता था। रोपड़ जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, जो हड़प्पाकालीन स्थल है, जिनके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। राखीगढ़ी खोज जो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी हड़प्पाकालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी को जो हरियाणा में है, घग्गर नदी पर, जो हड़प्पाकालीन का सबसे बड़ा स्थल शहर माना जाता है भारत में। यहीं कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी पर है, यह भी घग्गर नदी के किनारे जो हड़प्पाकालीन स्थल है। इससे खेत जुते हुए का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य जो कालीबंगा से मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। जो उद्देशिका स्वयं न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका और उनके उद्देश्यों को बताती है, उन्हें संविधान स्थापित करना तथा आगे बढ़ाना चाहिए, सही है। उद्देशिका का उस स्रोत का इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो ए बी सी तीनों कथन सही दिया गया है। तो आइए इसका भारतीय संविधान की प्रारंभ रखी हुई उद्देशिका प्रस्ताव के संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका उस आधारभूत को दर्शन या राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ भी है। उद्देशिका में जनता की भावनाओं तथा आकांक्षाओं सूक्ष्म रूपों से समाविष्ट है। संवैधानिकों का उद्देश्य एवं संविधानों का आत्मा का समान माना जाता है। संविधान की आत्मा जो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान
के प्राधिकरण का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित होता है। भारतीय राज्य के कल्याणकारी प्राकृतिक के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना का विद्यमान संविधान के मूल ढांचा नष्ट किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान को लागू करने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 है। संविधान लागू करने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 है। इसमें उद्देश्य वर्णित है और उन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना ही उद्देश्य का है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर तो सभी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अनंत समय के लिए किया जाता है, नहीं है, अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है पेटेंट। तो आइए, पेटेंट की अवधि क्या होती है, उसकी क्या है? जो पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है, अंत समय के लिए नहीं होती है। आपका ऑप्शन विकल्प सी गलत है। जो भारतीय पेटेंट कार्य को पेटेंट डिजाइन और ट्रेड्स मार्क्स नियंत्रण जनरल कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह वाणिज्य, उद्योग और मंत्रालय आदेशानुसार काम करती है। पेटेंट एक अधिकार है। किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विकुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पादन, डिजाइन के लिए यह किया जाता है ताकि कोई नकल नहीं तैयार कर सके। प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग आवेदन देना होता है। भारत के पेटेंट अधिनियम जो 1970 में बना और 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ब्रह्मा नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरात है। यह क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरात में है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो चीन, भारत और बांग्लादेश, चीन भारत बांग्लादेश के साथ बनाती है। जो तिब्बत जो चीन में है, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। जो इससे दाईं ओर की सहायक नदी देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की, जो सुबनेरिया, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथीमारी और भरेली आदि नदी जो सहायक नदी है। बाएं ओर के सहायक नदी देखते हैं, लोहित, दिहांग, सिकांग, ब्रही, बूढ़ी दिहांग, धनश्री और वारक इस प्रकार की बाईं की सहायक नदी है। लोहित एवं दिहांग नदी के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली है, जो असम पर है। लोहित और दिहांग नदी के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, जो माजुली असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में स्यांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक, और नामचा ब्रवा पर्वत के निकट एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तब उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम घाटी में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। इसका अनेक नाम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय सीमा में नहीं लगता है? इनमें से कौन सा देश जो भारतीय सीमा में नहीं लगता है? तो चीन लगता है, बर्मा म्यांमार लगता है, भूटान भी है। आपका ऑप्शन बी होगा, जो ताइवान नहीं लगता है। आपका ऑप्शन बी होगा। ताइवान जो पूर्वी एशियाई में स्थित एक द्वीप है, इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय जो
द्वीप पर है, मुख्यालय ताइवान द्वीप पर है। चीन से लगने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, जो 5 राज्य है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। वहीं म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्यों को देख लेते हैं। ये भी आपका 4 है, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। इस प्रकार 4 राज्य हैं। और आगे देखते हैं जो भूटान से लगने वाले भारतीय राज्यों को देखते हैं। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य हैं। अंडमान निकोबार या थाईलैंड इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करती है। अंडमान निकोबार जो थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करती है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो आद्र अजोबे हैं। आद्र अजोबे हैं। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। यूनेस्को का वर्तमान में महानिदेशक आद्र ओजेने जो 2017 ईस्वी में अभी तक हैं, जो फ्रांस देश में है। इरियन को बोकारो का कार्यकाल जो 2009 से 17 के बीच था। इससे पहले थे जो बुल्गारिया देश के थे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक जो विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने की प्रयास करती है। जो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यह विश्व के 50 में से सबसे अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। इसकी स्थापना जो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका कुल सदस्य जो 193 देश हैं। यूनेस्को का निम्नलिखित उद्देश्य है। तो आइए सभी उद्देश्यों को देखते हैं। सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करता है। उम्र भर सीखने की प्रेरित करता है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना। उभरती सामाजिक एवं नैतिक चुनौतियों का संबोधित करना। संस्कृति विविधता एवं परस्पर संवाद एवं शांति का प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना। संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान को युक्ति समाज का निर्णय करना। यह सभी उनका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राजनीतिक ने द काउंसिल ईयर्स 1996 से 2012 के नामक पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, प्रणब मुखर्जी लिखे हैं। तो आइए देखते हैं। देश के राजनीतिक प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती थे। वे कभी देश के वित्त मंत्री रहे तथा भारत के 13वें राष्ट्रपति भी बने हैं। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूपों में 2 कार्यकाल संभाले हैं। 2004 से 14 के बीच संभाले हैं। 2004 से 14 के बीच। चेंजिंग इंडिया जो मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया जो मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। मोहम्मद हामिद अंसारी जो भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे, जो भारतीय अल्पसंख्यक आयोग की भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद एवं प्रमुख राजनेता थे। बाई मैन ऑफ हैप्पी इंडेक्स रिलेक्शन ऑफ द ऑल मोहम्मद अंसारी की आत्मकथा है। मोहम्मद हामिद अंसारी के यह आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं और देख लेते हैं। वेंकैया नायडू जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल जो 13 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा है। इनकी पुस्तक जो मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आइए देखते हैं, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का एक मूल्य ही होता है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एक बी सी तीनों सही है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो लोकतंत्र में तीनों कथनों का समावेशित किया गया है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। लोकतंत्र जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। जो यह कथन जो लोकतंत्र का बोला गया है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के शासन के लिए, यह कथन जो अब्राहम लिंकन ने कहे थे। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहीं की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र राज्य है। इसमें प्रतिनिधित्व वयस्क मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्षतापूर्वक चुने जाते हैं। भारत के लोगों नैतिक ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर में शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र जैसे आधार पर प्रदान करती है। चुनाव सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार के आधार पर समय होती है। इसमें सभी व्यक्तियों को मत बराबर होता है। 1947 से 2022 तक अनेक चुनाव के आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो आइए देखते हैं के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के रूपों में परिभाषित किया गया है किसे? जो किसी अर्थशास्त्र में एक वर्षों की उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं हैं, यह जीडीपी। तो आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पत्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। भारत का वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर बतलाती है या होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश का नागरिक द्वारा एक वर्षों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य में है और वर्ष में उसे विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को और कैप्चर करते हैं। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्षों में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशी से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे एनएनपी नेशनल को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मौद्रिक स्पेशल ड्राइंग राइट के पेंटिंग में आती है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। जो यूएसए कनाडा डॉलर है, जापान जो येन है, ब्रिटिश जो पाउंड है, चीन का योना है, यूरोपीय संघ का जो यूरो है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ये सभी सही दिया गया है। यूएसए अमेरिका का डॉलर है, जापान के मुद्रा येन है, ब्रिटिश का जो पाउंड है, चीन का जो युआन है और यूरोपीय संघ का यूरो मुद्रा है। तो आइए देखते हैं डिस्कशन में। जो यूएसए डॉलर, जापान यूएन, ये सभी जो सही दिया गया है। विश्व के आहरण अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित संपत्ति के रूपों में बनाया गया है। IMF है शिष्ट कोट के धारण देश है। जो अमेरिका में 17.46, जापान का जो 6.48, चीन से 6.41 और भारत में 2.71। भारत का 8वां स्थान है। भारत का इसमें 8वां स्थान है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैविक विविधता का तत्पर स्थल है?
तो आपका ऑप्शन बी होगा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत में जैविक विविधता का तात्पर्य स्थल है जो पश्चिमी घाट है। ऐसे स्थान जहाँ पर स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धि लेकिन आवास विनाश की संकट बना हुआ है। तात्पर्य इसे स्थल को होस्ट पोर्ट एयर कहा जाता है, होस्ट पोर्ट एयर्स कहा जाता है। किसी क्षेत्र में हॉट स्पॉट की दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक होता है। तो आइए उन सभी शर्तों को देखते हैं। पहला शर्त, जो जातीय वरीयता पाई जाती है, सबसे अधिक महत्व, वह कम से कम 0.5 या 1500 स्थानीय पौधे हो, 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो। जो हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो नॉर्मन मायर्स द्वारा, जो ब्रिटिश के थे, 1988 ईस्वी में किया गया था। जो भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थल है। पहला पर हिमालय क्षेत्र, दूसरा पर इंडो बर्मन क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र और सुडालैंड है। जो पश्चिमी घाट जो इसके अंतर्गत ताप्तीय नदी के दक्षिण से पश्चिम तक किनारे पर साथ साथ अवस्थित पहाड़ियों और उसके साथ लगने वाले मैदानीय क्षेत्र शामिल हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को और कैप्चर करते हैं। जो यह भारत के शीर्ष जैविक विविधता वाला क्षेत्र है, इसे हॉट स्पॉट का दर्जा भी दिया गया है। इस स्थान के रूपों में सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। मलबार के मैदानी भाग और पर्वतीय श्रेणी से मिलकर बना यह अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन एवं आर्द्र पर्णपाती वन भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के बेसाल्ट और लेटेराइट चट्टान भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एवं लेटेराइट चट्टान भी पाए जाते हैं। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी घाट के हिस्से है, जो केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन भी है। आइए गंगा का मैदानी भाग को देखते हैं। जो इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक है। यहाँ जीव जंतु, वनस्पति और फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य जो भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ब्लैक बक, हाथी, कछुआ और मछलियाँ आदि जंतु पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है? रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका ऑप्शन सी होगा, जो विटामिन के का प्रयोग होता है। जो फिलोक्विनो शरीर के चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। जो इसी के कारण इसका रक्त स्राव रोधी पदार्थ कहा जाता है। रक्त को तुरंत थक्का बनाकर रोक देता है। विटामिन के का स्रोत जो हरी पत्ती, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, गाजर, अंडे की जर्जी तथा पनीर है, जो पीला वाला भाग होता है। यह आकृति को प्रोथोमिय नामक पदार्थों के निर्माण से लेते हैं। विटामिन ए जो रेटिनॉल, अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल और वसा घुलनशील होती है। जंतु एवं यकृत आश्रित संश्लेषित एवं कोशिकाओं का यह संचित रहता है। इसका दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, जीरा, मछली और तेल आदि से प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए, इनकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी बीमारी और सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं एवं अपनी त्वचा कोशिकाओं में जो 7 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक पदार्थों से होता है। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरण के प्रभाव से होता है। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडों की जर्जी और मछली के तेल इत्यादि से मिलता है। विटामिन सी जो अस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के मसूड़ा फूलना, अस्थियों में चारों ओर स्वस्राव, अस्कॉर्बिक अस्थियों के कमजोर होने के इत्यादि बीमारियां विटामिन सी का होती है। जो इसका मुख्य स्रोत खट्टा चीज होता है, जो नींबू का वंश का फल, टमाटर, आंवला और खट्टा पदार्थ इत्यादि होता है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लोएस्ट मृदा कहा जाता है। लोएस्ट मृदा मेरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कण मिट्टी महीनों कणों का वृहद जमाव कहा जाता है। कणों को वृहद जमाव कहा जाता है। इसमें जो मैदान बनता है उसे लोएस का मैदान कहा जाता है, जो यह बहुत उपजाऊ होता है। डमोट मिट्टी से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदान में भारत के स्वादिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। देश की कुल क्षेत्रफल पर लगभग 40% है, जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत है। इस मिट्टी की उर्वरकता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा क्षेत्रीय की गहन कृषि की जाती है। सबसे अधिक कृषि जो जलोढ़ मृदा पर किया जाता है। बलुई मृदा एवं मेरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। रेतीली बजरी युक्त लवणीय होती है। इसमें जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इससे मृदा को अच्छे तरीके से सिंचाई करने की कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? जो 326 BC में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, सही है। भी तर्शीला का राजा जो सिकंदर और उसकी सेना की स्वागत किया था, यह भी सही है। सिकंदर जो 332 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, नहीं 326 में नहीं, इनका 332 में मृत्यु नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। जो इनकी मृत्यु 326 में नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं, 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और तर्शीला का तत्कालीन राजा भी उसकी स्वागत किए थे। सिकंदर जो मकदूनिया के शासक है, फिलीपींस द्वितीय का पुत्र था। फिलीपींस का द्वितीय सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वह विश्व विजय करना चाहता था। विजय अभियान के क्रम के दौरान 326 BC ईस्वी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दारा के द्वारा भारत आया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा, जिससे सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी को पार करने के इनकार कर दिया था। उनकी सेना के भयभीत होकर तर्शीला के शासन को अम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे सिकंदर का स्वागत करते हुए सहयोग प्रदान करने की वचन भी दिया। 323 ईस्वी में बेबीलोना का सिकंदर में मृत्यु हुआ था। 332 में नहीं, 323 में। सॉरी, गलत है। यह 323 में कैसे हो? अच्छा, BC ईसा पूर्व चल रहा है, 23 में मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वेल्स लॉजेंड्स डेमोक्रेसिस नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा है। तो आइए, रामचंद्र गुहा इसकी पुस्तक के लेखक हैं। डेविस ग्रॉसमैन इजराइल के लेखक कौन है? लेखक हैं डेविस ग्रॉसमैन का इजराइल का लेखक है। उनका वर्ष 2017 मैनर बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनकी उपन्यास है, जो ए हर्ष बिलाकस इनटू बाय के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर एस पाल का निधन हुआ, जो 25 जुलाई 2017 में। उनका जन्म जो 1926 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था और काशी रे यानी ब्राह्मणीय विवरणियों का उन्हें विशेष अध्ययन
किया, उसी कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। जो वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा कलिंग सामान्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसको विज्ञान का संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। और यस पॉल ए लाइफ ऑफ साइंस, यह पुस्तक उनकी जीवनी है। यस पॉल ए लाइफ ऑफ साइंस पुस्तक उनकी जीवनी है। निम्नलिखित में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रेंच इंडियन के क्या शामिल नहीं है? इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बिहू शामिल नहीं है। जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रेंच इंडियन में बिहू शामिल नहीं है, जबकि असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार को शामिल नहीं किया गया है। यह बिहू जो असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो इसे शामिल नहीं किया गया है। भारत की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूपों में भी यह गीत संगीत नृत्य रंगमंच लोक परंपरा और मंच कलाकारों रीति रिवाज भाषा बोलियों और चित्र लेखन विश्व के सबसे बड़ी संग्रह वाला देश है। जो यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत को सूची 2008 में स्थापित किया था। भारत का कुल जो 14 अमूर्त संस्कृति धरोहर तत्वों को जो वर्तमान में यूनेस्को के मानवता अमूर्त संस्कृति धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। वैदिक जप के परंपरा 2008 में, रामलीला रामायण एवं पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में, कुटी या एटम संस्कृति थिएटर 2008 में, रमन धार्मिक त्यौहार गढ़वा हिमालय के अनुकष्टा थिएटर 2009 में, मुद्री ह्यू अनुष्ठान केरल का नृत्य नाटक 2010 में, कालाबेलिया लोकगीत और नृत्य स्थल 2010 में, छऊ नृत्य 2010 में, और लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में, संक्लित अनुष्ठान और गायन ढोली मणिपुर का नृत्य 2013 में, जंडियाल गुरु के ठठेर बर्तन और बनने पारंपरिक पीतल का जो तांबे का शिल्प 2014 में, योगा 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में और दुर्गा पूजा कोलकाता का 2021 में शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का किसके द्वारा बनाई गई थी? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? जो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, भगत सिंह के द्वारा। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना जो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो देश के नवयुवकों ने देशभक्ति की भावनाओं को जागृत और मजदूर किसान राज्य की स्थापना करना था। जो 1928 में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया था। नौजवान भारत का सभा का गठन जो भगत सिंह और छबली दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। बी.डी. सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी का समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता और विचारक थे। यह नासिक के कलेक्टर जेम्सन की हत्या में शामिल थे और यह राजद्रोही में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को 50 वर्ष का सजा हुआ था। जति दास भारतीय स्वतंत्र में एक सिपाही और भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक थे, जिन्हें देश की आज़ादी के लिए जेल में ही अपनी हत्या कर ली थी। अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, सामाजिक और कार्यकर्ता देशभक्ति थे और एक अध्यापक के रूप में भी अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किए थे। जय हिंद, जय भारत।